हेलो बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो कि अपना प्रीवियस टॉपिक था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करी अपन ने। अलॉन्ग विथ अपन ने बात करी बच्चों उसमें कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, आई हैव डिस्कस्ड। आज जो अपन उठाने वाले हैं बच्चों टॉपिक, उसका नाम है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वॉन्ट टू डिस्कस द वर्ड, है ना, दैट इज रिलेटेड टू अवर चैप्टर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले इसको डिफाइन करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है आपको चैप्टर में। अब इसमें अपन यदि बात करें, जो कि बता रहा हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है वो बच्चों दो शब्दों या दो वर्ड से बना हुआ है। एक है आपका इलेक्ट्रो और एक है आपका स्टैटिक। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदी में बोला जाता है बच्चों उसको स्थिर। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो बच्चों कि इस चैप्टर में आप चैप्टर का ए से लेके जेड पढ़ लीजिए, ए से लेके जेड पढ़ लीजिए इस चैप्टर का। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। मतलब ना तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा बच्चों, ना ही वो एक्सेलरेशन करेगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स इन दिस चैप्टर। स्टैटिक हियर रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर कि इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा बच्चों, एक स्पेसिफिक स्टेट में रहेगा, वो मोशन नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि मोशन करेगा तो फिर वो अपना अगले चैप्टर में चला जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में, है ना, आपको आपने एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, कि पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई सर्किट बना हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है ना बच्चों। सर्किट बनेगा मतलब करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पूरे चैप्टर में कैसा रहने वाला है, एक स्टेबल रहने वाला है बच्चों। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है वो कैसा रहेगा, बोलिए, स्टैटिक रहेगा, मतलब मोशन नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को क्या, चैप्टर क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें चार्ज कैसा रहेगा बच्चों, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रॉन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी कंसीडर हियर एज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात करें अपन यहां पे कि सर इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में, या अपन बात करें यदि इनके मोशन के पर्सपेक्टिव में जो है, आप हमें बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने प्रकार का मोशन करते हैं। अब ध्यान से ऊपर देखो बेटा, इस स्लाइड मैंने ओपन करी आपके लिए। फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। हाँ, पॉइंट चार्ज आई विल डिस्कस, डोंट वरी, अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर चार्जेस जो होते हैं वो कितने टाइप से जो है वो मोशन करते हैं। देखो, चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, चार्ज कैसे रहेंगे, यदि रेस्ट पे रहेंगे बच्चों, स्टेशनरी पोजीशन पे रहेंगे, एट दैट टाइम दे विल रिप्रेजेंट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। व्हेन द चार्ज एट द स्टेशनरी पोजीशन। अरे ठीक है ना मेरे बच्चों, कैसे रहेंगे वो, स्टेशनरी पोजीशन रहेंगे, या वीकेंड से कैसे रहेंगे बच्चों, रेस्ट पे रहेंगे। वीकेंड से कैसे रहेंगे बच्चों, स्टैटिक कंडीशन में रहेंगे। वीकेंड से कैसे रहेंगे बच्चों, स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो किसको करेंगे बच्चों रिप्रेजेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यदि चार्ज जो है, जो चार्ज है मेरे बच्चों, यदि उसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी, मतलब चार्ज स्टार्ट्स मोशन, तो मेरे बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को करेगा। ठीक है ना। अपन पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि अपना अपकमिंग चैप्टर है।
ठीक है। तो व्हेन द चार्ज स्टार्ट मोशन, मतलब चार्ज हैविंग द वेलोसिटी, देन वी कैन से द चार्ज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विथ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और कौन सी फील्ड होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाली है। आया समझ में? ठीक है। अब आता है मेरे बच्चों कि चार्ज इज डूइंग एक्सेलरेशन। चार्ज इज डूइंग एक्सेलरेशन मतलब कि चार्ज में क्या होगा बच्चों, अरे बोलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है बच्चों, भागना होता है। पता पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में, इन इट इज वेरी फेमिलियर वर्ड टू यू। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल एट रेस्ट, दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। तो पढ़ा हुआ है, कोई नया तो है नहीं आप लोगों के लिए। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि अगेन अपना चैप्टर है। आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो ये आपके 3 या 4 चैप्टर बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला भी था कल, जब मैंने आप मतलब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था बेटा, कि जब इलेक्ट्रॉन्स की अपन लोग बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन यदि वो रेस्ट में होगा, केवल रेस्ट में है, तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी में होगा तो किसको डिफाइन करेगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करेगा। यदि चार्ज भागेगा तो किसको डिफाइन करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करेगा। और इसके सब जो कंसेप्ट लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड आई विल डिस्कस इन डीप, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, है ना। आई विल डिस्कस, सब चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं अपकमिंग चैप्टर से, बट यू हैव टू नो कि भाई एक्चुअली यहाँ पे जो है वो किस प्रकार से अपन को चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपन हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। चलिए, कूलम्ब्स लॉ की बात होती है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको नहीं बताएं, मतलब कूलम्ब सर के बारे में नहीं बताएं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो हमारे फिजिसिस्ट हैं, ठीक है बच्चों, और जो कि शायद 16th सेंचुरी के आई थिंक के आसपास का इनका बर्थ है ना। और इन्होंने जो है चार्ल्स, है ना, जे अंगस्टिन डे कुलाम इनका नाम है। और इन्होंने जो है बच्चों इन्वेंट किया था, या हमको किसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ना। ये आपके सामने इनका फोटो है, ठीक है बच्चों। और इन्हीं ने जो है हमें कुलाम्ब्स लॉ दिया था, क्योंकि इनका सरनेम क्या है बच्चों, कुलाम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते जल्दी से अपन, तो इनके बारे में ज्यादा आपने को पढ़ना नहीं है ना, बस आपको फोटो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता लगे कि अपन जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो कैसे हैं, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ है वो ऑलरेडी दे दिया गया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, बट इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब किसी का इन्वेंशन होता है बच्चों, कोई भी थीसिस अपन लोग पढ़ते हैं, है ना, जब टीचर्स पीएचडी वगैरह करते हैं, तो जब भी कोई थीसिस होती है तो क्या होता है, जब तक उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना, उसको कॉपीराइट नहीं करेंगे, तब तक वो उनके नाम से पेटेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो लॉ तो पहले आ गया था, पेटेंट सर ने करवाया है, कुलाम सर ने करवाया था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, है ना। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट आता है अपना, जिसका नाम है बच्चों पॉइंट चार्ज। क्या आता है मेरे बच्चों, पॉइंट चार्ज। अब आपको ने यदि क्लास 11 हल्का सा टच करता हूं मैं उसको, फिर अपन 12th में चलते हैं। देखो आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास। तो आपको बताया होगा कि बेटा यदि कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड पे यदि रोड का डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लू लाइक 50 किलोमीटर बच्चों, ठीक है ना, और हियर आई एम कंसिडरिंग द पर्सन हु आर स्टैंडिंग ओवर हियर, है ना, और जस्ट इमेजिन द हाइट ऑफ द पर्सन इज अराउंड 5 फीट, ठीक है, 5 फीट का है वो। अब यदि 5 फीट का कोई पर्सन है मेरे बच्चों और टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो क्या लगता है कि 5 फीट इज मच मोर या इक्वल टू द 50 किलोमीटर? नहीं ना, क्योंकि 5 फीट क्या होगा मेरे बच्चों, 5 फीट जो होगा वो मच मोर लेस देन किससे होगा, 5 किलोमीटर से। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। 5 फीट इज मोर लेस देन 5 किलोमीटर, देन वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है कैसा है बेटा, बोलिए ये मास कैसा है, अरे बोलो मेरे बच्चों कैसा मास है, पॉइंट मास। बोल सकता हूं क्या मैं, अरे बोल सकता हूं क्या, तो वही तो बोल रहे हैं बेटा। पॉइंट चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज उस चार्ज को बोलेंगे बच्चों जिनके, जैसे यहां पे बोल लो कि ये अपने पास एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, और यहां पे डिस्टेंस है बोल दो कि आर है, ये डी ले लो, एक काम करो डिस्टेंस डी ले लो, ठीक है। अब डिस्टेंस डी जो है, ठीक है ना, इट इज मोर ग्रेटर देन, है ना,
चार्ज Q1 ले ले, इसको ले ले बच्चों मेरे Q2, तो Q1 और Q2 से चार्ज डिस्टेंस कैसी है, बहुत ज्यादा है। अरे ठीक है ना बेटा, डिस्टेंस क्या है बच्चों, Q1 और Q2 से कैसी है, बहुत ज्यादा है। देन वी कैन से कि Q1 और Q2 कैसे होंगे, अरे Q1 और Q2 कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे, ये पॉइंट चार्ज होंगे। कैसे होंगे बच्चों, पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर पॉइंट चार्ज को आप इजी लैंग्वेज में बताइए, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप घर पे हैं, ठीक है, और आपने भगवान को रिमेंबर किया, तो एक बात बताओ, आप घर पे हैं और आपने भगवान को रिमेंबर किया, तो भगवान के लिए अपन क्या है भाई, दुनिया में तो बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है ना, तो भगवान के लिए अपन क्या हुआ बताइए, भगवान के लिए अपन क्या है, भगवान के लिए अपन पॉइंट चार्ज है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, ठीक है ना बेटा, तो भगवान के लिए अपन क्या बच्चों, पॉइंट चार्ज हुए। पर यदि अपन मंदिर जाए और भगवान के पास बैठे हैं, यदि मंदिर जाए और भगवान की किसी भी फोटो के सामने या शिवलिंग के सामने जाके बैठे, तो क्या अपन पॉइंट चार्ज होंगे, क्या नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भगवान के सामने बात कर रहे हो ना आप, तो वहां पे आप एग्जिस्ट करोगे, ठीक है ना। तो किसी का भी एग्जिस्टेंस और चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल से अपन कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हैं। देखो समझो बात को, मैं यहां पे दो पॉइंट चार्ज दिख रहा है आपको, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, उनके बीच की डिस्टेंस है। इफ द डिस्टेंस इज मोर देन द चार्ज, मच मोर देन वी कैन से कि Q1 इज Q2 कंसिडर एज ए पॉइंट चार्ज। आ गया वो समझ में, आई थिंक आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है अपन पॉइंट चार्ज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आए समझ बेटा इसको, कोई दिक्कत। अब मेरे बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन। देखिए आई थिंक आपको याद होगा, आपने क्लास 11th एज वेल एज क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था बच्चों न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा लॉ था, पता ही होगा आप लोग आई थिंक मेरे हिसाब से। वो लॉ कुछ ऐसा था जिसमें F इज इक्वल लिखा था आपने G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखा था क्या बेटा, अरे लिखा था क्या, अरे बोलिए, हाँ बोलिए, लिखा था, ओके। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर वहां पे लिखा था, जहां m1 m2 मास था मेरे बच्चों, r स्क्वायर क्या था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम, d स्क्वायर से कंसीडर भी करा कहीं कहीं पे, और F क्या था बच्चों, फोर्स था। अब मैं यहाँ पे जो लॉ बात करने वाला हूं जिसका नाम है मेरे बच्चों कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्जेस जो है उनके लिए ही, या बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ही मतलब सही है। वो बात पकड़ी मैंने, क्या बोला मैंने आपको, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल ओनली, ठीक है ना। किसके लिए केवल, बोलिए जल्दी, किसके लिए बच्चों, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल ओनली, ठीक है बेटा। किसके लिए एप्लीकेबल है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। ये जो आपका लॉ होने वाला है ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे चार्ज कैसे होंगे अभी बताया था मैंने, जस्ट बताया था 1-2 मिनट पहले आपको कि चार्ज कैसे होंगे बच्चों, रेस्ट में होंगे, के लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो कि सर जो चार्ज मोशन कर रहे हैं उनके लिए है क्या, नहीं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। इट इज ओनली फॉर द कंडीशन व्हेन द चार्ज पोजीशन इज ऑन रेस्ट, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज ओनली। इफ यू आर थिंकिंग इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, नहीं है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, इसे इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये बोलता क्या है सर, भाई ये चार्ज कुछ ना कुछ तो बोलेगा अपने से, ठीक है ना। तो ये बोलता ये है मेरे बच्चों कि इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले अपन बात कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। भाई स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ये है, मतलब यदि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये बोलता है कि भैया जो आपका पॉइंट चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका F होगा मेरे बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट होगा किसके, चार्जेस के, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझना जरूरी है आपको, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया सर। सबसे पहले यदि आप ये दोनों फोर्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चन लिया है जिसमें आई विल कंपेयर, है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को आपस में कंपेयर भी करूंगा मैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों साथ में क्यों लिख रहे हैं, अभी पता लग जाएगा साथ में क्यों लिख रहे हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग बोथ द इक्वेशन एट द सेम टाइम। F is inversely proportional to
आर स्क्वायर, या वी कैन से एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे जो अपने पास होने वाली है ये Q1 Q2 क्या है स्मिथ सर? भाई ये चार्जेस है, भाई दो ले लो चार्जेस, एक ले लो Q1, एक क्या ले लो मेरे बच्चों Q2। ये चार्जेस कैसे है बेटा, बोलो जल्दी, चार्जेस कैसे हैं? ये पॉइंट चार्जेस है बेटा, छोटे स्मॉल, अभी बताया पॉइंट चार्जेस के बारे में। और दोनों के बीच की डिस्टेंस किसकी मेरे बच्चों? आर है। Definitely R is much more greater than the Q1 and Q2 because here I am considering the Q1 Q2 is a point charges। तो F is proportional to क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? Q1 into Q2, मैंने पहले इक्वल लिख दिया था। Then F is proportional to 1 upon R स्क्वायर। अब मतलब कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों। तो यहां जाएगा F is proportional to Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए क्या? तो F इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है, आर स्क्वायर डिस्टेंस है मेरे बच्चों, और K क्या है? कोई बताएगा मुझे K क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे बच्चों? K को बोला जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे K क्या होगा मेरे बच्चों? लिख लो आप, नोट्स आया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। K क्या हो जाएगा बेटा? K हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? K हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? K हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें यदि अपन और डिटेल में बात करें, है ना, जो अपने को करना भी चाहिए इसके रिगार्डिंग में, कि सर ये जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पढ़ाया, जैसे यहाँ पे G का वैल्यू कितना था बेटा अपने पास में? सबको याद होगा 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा आई थिंक मेरे साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वो तो बाद में बात करेंगे, वो तो अपना क्लास 11th का हो गया। अब यहाँ पे अपने पास में जो K आया था अपने पास में, देखिए डायग्राम देखो, फार्मूले सेम बन गए, देखो आप, देखो जल्दी देखो, मैंने ना सेम बनेंगे मैंने, देखो आप, है ना। और यहाँ पे ये चार्जेस है, यहाँ पे मास है, डिस्टेंस तो सेम ही है बच्चों, फार्मूला लगभग सेम ही है, देखो आप, है ना। ऐसा लगता है कि भाई इससे कॉपी होके फार्मूला ये वाला आ गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब यदि आप देखो, ध्यान बोर्ड पे बहुत फोकस होना चाहिए, अभी आपको पढ़ा रहा हूं मैं ना, बिल्कुल यदि ध्यान उधर उधर हो तो बिल्कुल ध्यान दे दो बेटा, क्योंकि अब जो पढ़ाने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ठीक था आपका स्टेटमेंट के साथ में, ये K को अपन डिफाइन करेंगे जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को अपन यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों? डिफाइन करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है, बिल्कुल ध्यान से ना फोकस है बेटा, बहुत डीप में आएंगे अपन, ध्यान देना है। ये जो आपका K है, ये होता है मेरे बच्चों 1/4πε0। मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स मेरे, K = 1/4πε0। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये 1, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, है ना, अब ये ले लेते हैं, ये 1/4π कहां से आ गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर ये ε0 क्या है? भाई दोनों चीजें पढ़ना जरूरी है अपने को, कि 1/4π क्या है अलॉन्ग विथ ε0 क्या है। तो आइए स्टडी करते हैं, ध्यान से ना, मजा आएगा आपको ना, बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आने वाली है वो तो। देखो 1/4π क्या होता है, पहले इसकी स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना है। 1/4π आता कैसे है? देखो सबसे पहले यदि मैं लू पॉइंट चार्ज, अब एक बात बताओ बच्चों, पॉइंट चार्ज के आजू बाजू क्या क्रिएट हो जाएगी? अरे बताओ क्या क्रिएट होगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी बताया था मैंने कि पॉइंट चार्ज के पास में क्या होता है, अभी बताया था क्या मैंने? अभी बताया था, जस्ट बताया, बताता हूं मैं आपको, रुको अभी कहां गया वो अपना, कि पॉइंट चार्ज के पास में कहां गई वो स्लाइड, ये रही स्लाइड, ये रही। क्या क्रिएट करता है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अरे करता है कि नहीं मेरे बच्चों? करता है सर, करता है। तो करता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, ठीक है ना, तो अपन यदि ध्यान से देखें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी कंडीशन में, ठीक है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि यदि यहां पे मैं ले लूं कि +Q कोई पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्रिएट होगी? उसके आसपास क्रिएट होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब बेटा एक बात बताओ, यदि मैं इसके बिल्कुल एक्सिस के अलोंग एक एंगल बनाऊं, ध्यान से देखना है, एक एंगल बनाऊं यहां से, ऐसा एंगल बनाया ऐसे में, तो बच्चों एंगल यहां पे कितना होने वाला है? थीटा होने वाला है। सेंटर के अलोंग एंगल कितना हो? थीटा हो। अब थीटा = क्या होता है बच्चों?
अरे बोलिए क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। अरे होता है क्या बेटा, आर्क अपॉन क्या होता है मेरे बच्चों, रेडियस होता है, ठीक है ना। तो आर्क कितना है बेटा यहां से यहां तक, भाई यदि मैं इसको अलग कर दूं यहां से, तो आर्क कितना आएगा मेरे बच्चों, इस एक्सिस के अलोंग, अरे मतलब ये पूरे के अलोंग, अंदर के 2 डायमेंशन में देखना, 2 डायमेंशन है, तो जैसे मैं यहां से, आपने यहां से निकाल दिया, बाहर कर दिया उसको, तो आर का कितना होगा, सर्कल के साइज का होगा, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और रेडियस कितनी हो जाएगी, पाई आर, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 पाई आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो जल्दी, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों प्लेन एंगल की। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बोलो जल्दी, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बोलो जल्दी। अब यदि थोड़ा डीप में जाए अपन, पकड़ना, बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, ये प्लेन एंगल की बात थी, प्लेन समझते हो ना, प्लेन, मैं प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूं। ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, और जेड एक्स क्या होता है बच्चों, प्लेन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यदि मैं बात करूं, ध्यान समझ लेना, गौसला में भी काम आने वाला है, आगे जो गौसला आएगा उसमें काम आएगा ना, ध्यान से देख लेना, बाद में बोलना तो बताया नहीं सर। अब मैं बात करूं यहाँ पे सॉलिड एंगल की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं। अब सॉलिड एंगल मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं बेटा, 3D की बात कर रहे हैं। अब इसी को यदि आप कंसिडर करो कि स्फीयर है, गोला है, ठीक है ना। अब यदि मैं 3D की बात करूंगा, बात पकड़ना मेरी है, 3D की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, तो मेरे बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पर यहां पे लगेगा स्टेडियन, क्या लगेगा बच्चों, स्टेडियन लगेगा। स्टेडियन मतलब कौन सा, स्टेडियन मतलब अपन को याद होगा आपको कि यूनिट और मेजरमेंट में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, एक थी रेडियन एक थी स्टेडियन, हम बात कर रहे हैं स्टेडियन की। तो स्टेडियन केस में बच्चों जो एंगल कितना बनने वाला है, अरे बताओ, इसको अपन ने बाहर निकाला, तो ये एंगल जो सेंटर के अलोंग एंगल कितने का बनाएगा बताइए, अरे कितने का बनाएगा, 4 पाई r² का बनाएगा क्या, और रेडियस कितने आने वाली नीचे की, r²। अरे 3D में है ना बेटा, सॉलिड एंगल 3D का है, और ये किसका है बच्चों, 2D का है। बात पकड़ना, मजा आएगा तुमको। r² क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ कितना आने वाला है, 4 पाई आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे 4 पाई आया कि नहीं आया, किसके एंगल, किसके अलोंग आया, ये सॉलिड एंगल के अलोंग आया, मतलब ये वैल्यू किसका है, स्टेडियन। और ये 4 पाई² क्यों आया है, अरे 4 पाई² तो सरफेस एरिया है ना बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, पढ़ा हुआ ना क्लास 10 में तुमने, TSA, ठीक है ना, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे बच्चों ये कितना होता है, 4 पाई r²। अब आप बोलेंगे सर ये 1/4 पाई कहां से आया, वही तो बता रहा हूं, अरे वही तो बता रहा हूं भैया, तो 1/4 पाई में ये 4 पाई आ गया। तो एक बात बताओ बेटा कि ये पूरे चार्ज पे है, तो एक चार्ज पे कितना लगाएगा ये, अरे भाई 10 रुपए में 10 लड्डू आते हैं, तो 1 रुपए में कितने लड्डू आएंगे, आप बोलेंगे सर 10 रुपए में 10 लड्डू आ रहे हैं, तो 1 रुपए में 1 लड्डू आएगा, 10/10, 10/10, 10/10। तो यहाँ वही तो है भाई, 4 पाई किस पे है, सब पे है, तो 1 पे कितना आने वाला है, अरे 1 पे कितना आने वाला है, 1/4 पाई। अरे कितना आने वाला है बोलो, 1/4 पाई। तो उठा के पुट करो ना इधर, अरे पुट करो ना यहाँ पे, तो के का वैल्यू में आपको समझ में आ गया मेरे बच्चों कि 1/4 पाई में ये 1/4 पाई कहां से आया, आ गया समझ में, अरे आ गया क्या समझ में कि 1/4 पाई कहां से आया, अरे समझ में आया कि नहीं बेटा, ये 1/4 पाई कहां से आया, समझ में आ गया। अब पकड़ते हैं अपन आगे, अभी शांति रखो, शांति रखो। अब बात करते हैं इस बला की, जिसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बच्चों परमिटिविटी। क्या है बोलिए जल्दी, अरे क्या नाम है जल्दी बोलिए, क्या नाम है इसका बेटा, परमिटिविटी है, ठीक है ना, परमिटिविटी, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों अपन विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। हाँ आई नो दैट कि जो दोज आर बिलोंगिंग फॉर द इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, दे विल थिंक कि सर जो है थोड़ा सा ज्यादा हिंदी बोल रहे हैं ना, वो दो बिलोंगिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, लेकिन एंजॉय। तो परमिटिविटी क्या होती है सर, पहले अपन बात कर लेते हैं। ये नॉट का मतलब बता देता हूं मैं आपको ना, ये नॉट यूज होता है जनरली वैक्यूम या एयर के लिए, काय के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए। अभी मैं थोड़ा परमिटिविटी डिफाइन करता हूं, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है पहले पकड़ लेते हैं ना। देखो क्या होता है बच्चों कि जो परमिटिविटी होती है वो होती क्या है, पहले अपन ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो परमिटिविटी के पर्सपेक्टिव में अपन देखें, ठीक है ना, कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी को बच्चों अपन जो है
वो और क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले आप समझते हैं कि बेसिक कंडीशन समझिए कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देन वी विल स्टार्ट, है ना। देखो परमिटिविटी बेसिकली होता क्या है, इसको जो है बच्चों, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब यदि अपन इसके बारे में और बात करें, ठीक है ना, परमिटिविटी के बारे में, कि सर हमको एक ऐसा बताइए ताकि हमको डेफिनेशन एग्जाम में याद भी रहे और वी कैन राइट या वी कैन थिंक इन द जनरल फॉर्म। देखो आपने यदि रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में, देखिए वो कंसेप्ट अलग है रेजिस्टेंस का, रजिस्टर और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अलग होते हैं, पर मैं थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की आपको कि एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूं मैं। देखो क्या होता है कि एक अपन सिंपल सा एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, रुको शांति रखो, मैं जरा इसको हटा दूं मैं, है ना, फिर समझना आप लोग। अब यहाँ पे यदि बच्चों में एक सिंपल सा एक सरफेस ले लूं, ठीक है, अब इस सरफेस पे आपको मैं बोलूं कि यहां से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उनका निकलना किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों कि उसकी परमिटिविटी कितनी है, ठीक है ना। मतलब कि यदि ज्यादा परमिटिविटी होगी तो वो उसको रोकेगा, क्या करेगा बच्चों, स्टॉप करेगा, और यदि कम परमिटिविटी होगी तो उसको बिल्कुल बिल्कुल जाने देगा वो। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, मतलब कि कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट नहीं, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई भी कंडक्टर जो है, ठीक है ना, कोई भी कंडक्टर जो है वो अपने अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी को धारण करने की क्षमता देता है, इसको विद्युतशीलता मतलब विद्युत धारण करने की क्षमता, ज्यादा हिंदी हो गई क्या, ठीक है। तो यदि कोई भी कंडक्टर जो है, ठीक है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की एक कैपेसिटी देता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, परमिटिविटी बोला जाता है। मतलब परमिटिविटी ये डिसाइड करती है कि उसमें कितने जो फ्लो लाइन से या कितनी जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर होगी कि नहीं होगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ये जो परमिटिविटी है मेरे बच्चों, ये डिपेंड करती है मीडियम पे, डिपेंड करती है। कहां पे डिपेंड करती है बच्चों, मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब परमिटिविटी जो है वो ये भी डिसाइड करेगी कि भाई मीडियम के अकॉर्डिंग परमिटिविटी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। बट बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इस परमिटिविटी का कोई इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि परमिटिविटी किस चीज की है। मतलब समझना बात को मेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होता है बच्चों, नेट फोर्स चेंज होता है। बात पकड़ो मैं मेरी ध्यान से, थोड़ा डीप हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। मतलब यदि आपने इन दोनों चार्जेस को उठा के, ठीक है ना, हाई परमिटिविटी मीडियम में रख दी है, उठा के आपने रख दी है, आपने चार्ज उठाया पानी के अंदर रख दिए, तो फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। नहीं है बात समझ में, ठीक है ना। मतलब कि फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका नेट फोर्स कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी होती है मेरे बच्चों, परमिटिविटी क्या होती है बच्चों, वो हमेशा एक से ज्यादा ही होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूंगा, पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और यदि अपन बात करें थोड़ा और डीप में परमिटिविटी को लेके, तो ये डिपेंड करती है किस पे भाई, ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी किस पे है। तो देखो बच्चों इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि उसमें से इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है बच्चों 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है बच्चों वैल्यू उसका। तो ये वैल्यू किसका होता है मेरे बच्चों, ये वैल्यू होता है आपका किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। अभी मैंने न्यूटन लिखी थी, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन वगैरह, अपन डिस्कस कर लेंगे, दिक्कत नहीं, निकल जाएगी, यहां से निकल जाती है ना, क्योंकि Q1 Q2 हो जाता है अपने पास, कितना हो जाता है बच्चों, कूलॉम स्क्वायर हो जाता है ना, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब यदि अपन बात करें, ठीक है ना, कि सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो और किन किन, या उसका फार्मूला अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेटा K का फार्मूला एक और होता है अपने पास में,
ठीक है ना। तो K का जो फार्मूला होता है मेरे बच्चों वो होता है मतलब 1/4πε नेट का जो ओवरऑल वैल्यू है, जो कि सॉल्व करा होगा ऐसे बताता हूं मैं आपको, है ना। एक मिनट साइड करते हैं, थोड़ा सा साइड नहीं हो रहा है क्या, इसको ऊपर कर देते हैं। क्या बात है, मूवी नहीं हो रहा है तो, अरे हो जा भैया, हाँ यहाँ कर ले। चलो, तो इसका वैल्यू रहेगा अपने पास 1/4πε0 का जो वैल्यू रहेगा बच्चों, या इसको बोलेंगे अपन K का जो वैल्यू रहने वाला है वो 9 × 10⁹ रहने वाला है। कितना है बेटा, 9 × 10⁹ रहने वाला है। ये इसका वैल्यू होता है मेरे बच्चों, है ना। और इसको बोलेंगे अपन कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। वैसे आप यूनिट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऑलरेडी आप क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है यूनिट मेजरमेंट, देन यू कैन अंडरस्टैंड की यूनिट कहां से आई है। नहीं, फोर्स का यूनिट है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीटर स्क्वायर कहां से आया सर, कोई दिक्कत ही नहीं। कूलम स्क्वायर कि बताओ निकाल के कैसे आई यूनिट है, बताऊं क्या निकाल के, चलो बता देते हैं, आ जाओ। F इजिकल टू कितना आया था, अरे बोलो जल्दी, F इजिकल टू कितना आया था बेटा, K आया था, Q1 आया था, Q2 आया था, अपान कितना आया था मेरे बच्चों, R स्क्वायर आया था। अरे आया था कि नहीं बेटा, अपने को यहाँ से K का वैल्यू फाइंड करना है, ट्रांसपोज कर दो, ये होगा F, ये होगा R स्क्वायर मेरे बच्चों, और यहाँ आएगा Q1 है, यहाँ आएगा Q2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या मेरे बच्चों। अब देखो F का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का में करते हैं मीटर में, तो ये आएगा बेटा मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट क्या होता है, कूलम, इसका यूनिट क्या होता है कूलम, तो कूलम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो के क्या बन जाएगा, ये बन गया। क्लास 11 पढ़ा दी मैंने आपको, फर्स्ट चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट, ठीक है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उतारना उतार लो भली, कोई दिक्कत नहीं है कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जिसमें कि चार्जेस कैसे रहते हैं, एक स्टैटिक पोजीशन पे रहते हैं मेरे बच्चों। और यदि अपन बात करें इन चार्जेस के पर्सपेक्टिव में और बात करें, तो आपको एक बात अच्छा आपको थम्स अप देना चाहिए मुझे कायदे से, क्योंकि मैंने जो डिफाइन किया यहाँ पे कि 1/4πε0 एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपको पहली बार शायद पता लगा होगा कि 1/4π यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली, जैसे मैंने सर्च भी किया था, तो मैंने देखा कि 1/4πε0 को बहुत कम लोगों ने डिफाइन करा कि भाई 1/4π आया कहां से। तो बेटा पहले अपन ने प्लेन एंगल लिया, फिर अपन ने कैसा लिया बच्चों, सॉलिड एंगल लिया है, और इसके पर्सपेक्टिव में जो अपना एंगल बनेगा यहाँ पे, जो कि स्टेडियन होगा, वो कितना होगा, 1/4π होगा। और यही कंसेप्ट काम आएगा अपने कायम बेटा गाउस लॉ में काम आएगा। किसमें काम आएगा बच्चों, गाउस लॉ में। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया विद्युतशीलता, या वी कैन से परमिटिविटी, जो किसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे। और जनरली यदि इस क्वेश्चन की बात करें मेरे बच्चों, यदि मैं यहाँ पे पुट करूं, जो मैंने पुट किया भी था, जिसका वैल्यू क्या था बेटा अपने पास, यहाँ पे बोलो जल्दी, मैं के उठा के वैल्यू यहाँ पुट, फार्मूला क्या बन जाएगा, यदि के को उठा के यहाँ पुट कर दो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी, अरे क्या बन जाएगा बोलो जल्दी। तो फार्मूला बन जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, क्या बन जाएगा सर, फार्मूला बन जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, और वो फार्मूला बनेगा अपने पास में कितना, 1/4πε0, यहां कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा F। मतलब यदि परमिटिविटी यहां पे बढ़ेगी तो फोर्स कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अरे बढ़ेगी तो फोर्स कहां जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। मतलब व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ओवर हियर, फोर्स विल बी डिक्रीज, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। यहां लिखा भी हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम, लिखा हुआ है। किस पे डिपेंड करता है बोलो जल्दी, डिपेंड्स ऑन द मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे करता है बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब परमिटिविटी तब पढ़ी लिया अपन लोगों ने, है कि नहीं। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ना तो बनता है बेटा। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ा दूं, पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, आइए। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो इसको अपन समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, देखिए यू कैन अंडरस्टैंड द होल सोल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फ्रॉम बेसिक, समझना बात को है। सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि भाई दो चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस, ऑब्वियसली अपन ने पढ़ के आए मेरे बच्चों, Q1 और Q2, ये दोनों चार्जेस आपने उठा के रख दिए वैक्यूम में। कहां रख दिए बेटा, जल्दी बताओ, वैक्यूम में रख दिए। अब मेरे बच्चों आपने इनको वैक्यूम में रख दिया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ध्यान से देखो।
F इज इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे बनेगा क्या बेटा? तो व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट ओवर हियर? अरे बोलो जल्दी क्या है? रिलेटिव सॉरी परमिटिविटी ऑफ, बोलो किसकी होगी बच्चों? एयर एंड वैक्यूम में। अरे ठीक है बेटा। अब यदि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना, और ध्यान से देखूं, जो देखना भी चाहिए मुझे, ठीक है, कि बेटा रिलेटिव परमिट, अब इसको उठा के मैंने क्या करा? मैंने उठा के इसको रख दिया किसी भी मीडियम में रख दिया, ठीक है ना। मीडियम मतलब क्या? अरे किसमें रखा बोलो जल्दी? मैंने उसको उठा के समझ लो कि पानी के अंदर रख दिया। पानी बना देते हैं, कलर है अपने पास में, ये लो, ठीक। अब ध्यान देना, ये पानी उठा के रख दिया, मतलब ये जो चार्जेस थे मेरे बच्चों, जो चार्जेस थे मेरे पास में, उन चार्जेस को उठा के मैंने कहां रख दिया बेटा? किसी भी मीडियम के अंदर रख दिया। रख दिया क्या? अरे रख दिया क्या? अब यदि इन दोनों मीडियम के बीच में रख दिया मैंने, ध्यान पकड़ना, समझ लो कि मैंने इसको रख दिया बेटा वाटर में रख दिया, ठीक है ना। वैसे आई थिंक वाटर की जो परमिटिविटी होती है वो शायद मेरे हिसाब से 8 या 9 के आसपास होती है ना, देख लेना, चेक कर लेना, है ना, आई एम नॉट श्योर। तो इसमें यदि इसके अकॉर्डिंग में फार्मूला क्या बनेगा? इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या बनने वाला है? Q1 Q2, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, सॉरी, एप्सिलॉन मीडियम में आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम में। अब आप बोलेंगे कि सर एप्सिलॉन मीडियम है और यहाँ पे क्या बेटा? एप्सिलॉन नॉट है, मतलब यदि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑब्वियस डिक्रीज होने वाला है, जो कि डिनोमिनेटर में दोनों कंडीशंस में। पर मेरे बच्चों ध्यान से देखना कि यदि एप्सिलॉन नॉट जो है वो सबसे कम किस में होगा? डेफिनेटली कहां होने वाला है? वैक्यूम में होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। बताओ सबसे ज्यादा कहां होगी? जल्दी बोलो कहां होगी? सबसे ज्यादा होने वाली है वैक्यूम में होने वाली है। और जैसे ही मैंने उसको वाटर में रखा या वी कैन से एनी अदर मीडियम में रखा तो डेफिनेटली इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो परमिटिविटी बढ़ाने पर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहां में रख दिया? उसको मीडियम में रख दिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मीडियम में रखने से परमिटिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो परमिटिविटी यदि बढ़ी, जो कि ऑब्वियसली मीडियम की परमिटिविटी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कम हो जाएगा। मतलब फोर्स डिक्रीमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात और क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा परमिटिविटी या सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? वैक्यूम की होगी। और वैक्यूम की यदि परमिटिविटी लेस देन वी कैन से कि फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम इन वैक्यूम एज वेल एज इन एयर, बिकॉज हियर कंसीडर द एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि जो कि जनरली अपन देखें, है ना, कि दोनों केसेस में एक बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि बेटा जो ध्यान से देखना है, बहुत इजी बता रहा हूं मैं, कि जो रिलेटिविटी ऑफ वैक्यूम है, रिलेटिविटी ऑफ वैक्यूम है, इट इज लेस देन द रिलेटिविटी ऑफ मीडियम। अरे है कि नहीं बेटा? अरे है कि नहीं? है ना बेटा कि रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इट इज लेस देन द परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। के बाद में बेटा, है ना, हम बात करते हैं यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी की। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हमने यहां पे दो कंडीशन ली थी इसके पहले बच्चों, है ना। पहली कंडीशन में मैंने दो ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, मतलब चार्जेस को कहां रखा था मैंने? ऑब्वियसली मैंने जो है वो वैक्यूम में रखा था ना, मीडियम इट इज वी आर कंसीडरिंग लाइक वाटर। शायद मैंने आपको जो परमिटिविटी ऑफ वाटर को शायद 7 या 8 बताया था, इट इज अराउंड 81 होती है बच्चों ना, 81 के आसपास होती है ना। तो प्लीज मतलब कंसल्ट इन योर माइंड, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे अपन रिलेटिव परमिटिविटी कि रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है। देखिए ये तो वैल्यू आपको पता ही है परमिटिविटी का होने वाला है, तो बेटा मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया था, है ना, स्लाइड में, कि इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, दोनों का जो रेशो है मेरे बच्चों उसी को क्या बोलते हैं बेटा? अपन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है ना। और इसको अपन जो है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया था।
ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो के पर्सपेक्टिव में अपन देखें तो इसको अपन डिस्कस करेंगे किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, आइए डिस्कस करते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी की, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और हमेशा ना बच्चों, और बताया भी था मैंने आपको इसके पहले कि जो इसका वैल्यू होने वाला है वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, एक से बड़ा होगा, हमेशा एक से बड़ा ही आएगा, एक से छोटा वैल्यू नहीं आने वाला है। क्योंकि बेटा देखो ये तो ऑलरेडी बहुत छोटी होने वाली है ना, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो है, जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। तो डेफिनेटली व्हेन यू डिवाइड द स्मॉल वैल्यू, सॉरी बिगर वैल्यू इज बाय द स्मॉल वैल्यू, यू विल गेट द आंसर मोर देन 1। मतलब जो आपकी परमिटिविटी होगी हमेशा कैसे होगी बच्चों, एक से ज्यादा ही होगी, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करें अपन यदि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इसमें एक डेफिनेशन और भी आती है, ये डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। फोर्स, पेन कलर चेंज कर लेते हैं अपन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है मेरे बच्चों, अरे बोलो बेटा। ये होता है सर F इज इक्वल टू वही अपना पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बात कर रहा हूं किसकी, में एयर और वैक्यूम की, इसलिए नॉट लिया हुआ है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए बेटा, एयर और किसके लिए बेटा, वैक्यूम के लिए है, अरे ठीक है ना, एयर और वैक्यूम के लिए अपने वैल्यू क्या आने वाली है, एप्सिलॉन नॉट आने वाली है, ठीक है। अब जैसा मैंने कल बताया था आपको, मतलब इसके पहले स्लाइड में बताया था मैंने आपको कि एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो जितना ज्यादा मिनिमम होगा डेफिनेटली फोर्स उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो ये किसके लिए थे बेटा, एयर के लिए, मैं यहाँ पे एयर लिख देता हूं, अरे ठीक है बच्चों। अब यदि बात करूं मैं आपको यहाँ पे कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या सॉरी टू चार्जेस, टू चार्जेस है ना, इन मीडियम, कोई सा मीडियम ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एफ मीडियम इक्वल टू, एफ एम लिख दिया मैंने, एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ कितना जाएगा मेरे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देता हूं मैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में अपन देखें, इस बेसिस पे अपन लोग देखें यदि, तो यहां पे आने वाला है मेरे बच्चों, क्या आने वाला है सर, यहां आने वाला है बेटा एफ एयर अपॉन कितना आने वाला है अपने पास यहाँ पे बच्चों, एफ मीडियम, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ पे एफ एयर और एफ मीडियम का वैल्यू उठा के रख दूं, तो ये रख लेते हैं अपन। तो एफ एयर में कितना आया था बच्चों, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आया था बच्चों, आर स्क्वायर, अपॉन में कितना आया था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। 1/4 पाई से 1 कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से कट गया बेटा, Q1 Q2, सिमिलरली आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ कितना आया मेरे पास में, यहाँ आया बेटा मेरे पास एफ एयर अपॉन एफ एम इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो किसके इक्वल है बेटा, के, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला मैंने। तो एक डेफिनेशन बेटा ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमने अब देखा कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसके दो फार्मूले हो गए, एक तो हो गया अपने पास में ऑब्वियसली एफ वैक्यूम भी बोल सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और एक अपना फार्मूला ये वाला हो गया जो कि सिंपल ही फार्मूला था, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में यदि आप बोले कि सर और बताइए, तो बेटा देखो इसमें दो तीन चीजें आती हैं कि यदि इसका वैल्यू जो अपने पास लिखा हुआ है, कौन सा वैल्यू, इसको साइड करो, हाँ, यदि इसका वैल्यू, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई थिंक मैं हट गया था ऑलरेडी, है ना बेटा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू ऑफ के की। देखिए के बेसिकली जो होता है बच्चों, है ना, अपन बात करें किसकी, सिर्फ कोई भी एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा, 1 में होगा। और जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, उनके लिए के का वैल्यू क्या होने वाला है बेटा, क्या वाला बोलिए, के का वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे मोर देन 1, भाई 1 से ज्यादा होगा हमेशा, क्या होगा बेटा, मोर देन 1 से हमेशा कैसा होगा बेटा, ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए हमेशा जो है के का वैल्यू कैसा होगा बच्चों, 1 से ज्यादा ही होगा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था आई थिंक, है ना, कि बेटा यहाँ पे जो अपने पास परमिटिविटी होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसको यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना।
सपोज दैट सॉरी, अपन यहां पे दो कंटेनर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ले लेते हैं। यहां पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है ना। वैसे काम तो एक ही कंटेनर से हो जाएगा, पर स्टिल आई एम टेकिंग 2 कंटेनर्स, ठीक है। इसमें बच्चों मैंने यहाँ पे एक लिमिट तक वाटर भर दिया, ठीक है। आइए भर देते हैं, यहां से ये भर दिया मैंने, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको विथ इजी एग्जांपल्स, ठीक है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे अपने पास में बेटा ये वाटर है, ठीक है ना। लिख देता हूं, यहाँ पे वाटर है मेरे पास में। इसकी बेटा रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है बेटा? परमिटिविटी बोलो कितनी होती है? वो 81 होती है बच्चों, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी बेटा इसके वाटर के अपने पास? जल्दी बोलिए। अरे कितनी होने वाली है अपने पास? के का वैल्यू कितना होने वाला है? 80 होने वाला है। 80 या 81 के आसपास होता है ना, ले सकते हैं। कोई 81 ले लिया मैंने, है ना, तो इसके आसपास होता है। अब यदि बेटा यहाँ पे मैं आपसे बोलूं, अभी तो ये कहां तक फिल है? 100 तक फिल है पूरा। अरे ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होगा सर कि जो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा? बोलो जल्दी, किसके इक्वल है मेरे पास में? के। और के का वैल्यू कितने दिया बच्चा लोग? 81 दिया हुआ है, दिया है बेटा। तो यदि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन एम सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 81 लिखता हूं, ध्यान से ना, बहुत बेहतरीन बता रहा हूं कंसेप्ट तुम्हारे को। तो बेटा यहाँ पे जो मीडियम की परमिटिविटी किसके इक्वल होगी? 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये जो मीडियम की परमिटिविटी है वो किसके इक्वल हो गई? 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगी? 1/81 होगी किसके? मीडियम की परमिटिविटी। अरे ठीक है ना, कितने टाइम्स होने वाली है ये? 1/81 टाइम किसके होगी? मीडियम की परमिटिविटी की। मतलब कि ये जो परमिटिविटी है वो गिर जाएगी और किस पे आ जाएगी? जल्दी बोलो, ये जो परमिटिविटी गिर जाएगी कहां पे आ जाएगी? अरे बोलो बेटा, 81 माइनस 100, क्योंकि 1/81 है वो। 1/81 मतलब पूरे 100 कौन सा भाग है? 1/81 पार्ट पे आ जाएगी वो, ठीक है ना। तो ये क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? ये बोलेंगे मेरे बच्चों, कौन सी परमिटिविटी? मीडियम की परमिटिविटी किसके इक्वल होगी? 1/81 होगी किसके? किसके किसके? ये किसकी थी? एयर और वैक्यूम की। किसके? मीडियम की परमिटिविटी के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई हुई लाइन, ठीक है ना। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वाटर। क्या बोलेगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, है ना, इन वाटर। अरे बोलो क्या होगा बेटा? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर क्या होगा बच्चों? इस 1/81 इस 1/81 ऑफ एयर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वाटर इज 1/81 ऑफ एयर। एयर का क्या होगा? 1/81 होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द, हाँ यहाँ पे फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लिख देता हूं। तो आप बोलो सर ने लिखा ही नहीं, फोर्स लिख दिया, लिख देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वाटर इज 1/81 ऑफ द एयर, ठीक है। तो यहां उतार लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको समझ में आया हुआ आई थिंक, मेरे हिसाब से एंजॉय किया हुआ आप लोगों ने। चलिए बच्चों, अब यहां पे बात करते हैं अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, दैट इज रिलेटेड टू अवर ऑब्वियसली कूलम्ब्स लॉ। इस न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आप चाहे तो न्यूमेरिकल को आप मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप ही परफॉर्म करें, है ना। नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प बाय गूगल, ठीक है बेटा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इजी क्वेश्चन लिया है, बहुत इजी पिकिंग क्वेश्चन है ना, जस्ट बेसिक लेवल का। देन वी विल स्टार्ट द मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आल्सो, डोंट वरी, वी विल टेक 2 point like particles carrying charges +3 into 10 to the power -9 कूलम एंड सेकंड वन इट इज टेकिंग। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? जूम करूं बेटा, नीचे कर देते हैं। अब दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, बढ़िया दिख रहा होगा आपको। अब क्लियरिफाइड आई थिंक मेरे हिसाब से। चलिए, यहाँ पे कितना बच्चों? -5 into 10 to the power -9 कूलम आर 2 मीटर अपार्ट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और बताना है कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। देखिए, पहली बात तो ये है बच्चों कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है इसमें आंसर? अट्रैक्टिव आने वाला है।
ठीक है ना। मैंने बता चुका हूं आप लोगों को कि सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर विल बी अट्रैक्टिव ओवर हियर। अब नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स। अब क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों, अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। आइए लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला सबको याद ही होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। फार्मूला क्या था मेरे बच्चों लोग, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना बच्चों, R स्क्वायर था। अरे था क्या मेरे बच्चों। अब यहां पे अपने पास इसका वैल्यू कितना आने वाला है, सभी को बताया था कल मैंने, 10 into 10 to the power 9, सॉरी 9 10 to the power 9, बोला गलत लिखा सही। और इंटू Q1 कितना मेरे बच्चों, Q1 होने वाला है मेरे बच्चों 3 into 10 to the power -9। ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें नेगेटिव साइन पुट मत कीजिएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि हमको यहाँ पे कौन साइन लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है। या आपको नहीं लेना हो तो यहाँ पे एक मॉड लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि वैसे भी मॉड लेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू काय में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। आपने आई थिंक वेक्टर और स्केलर पढ़ के आए क्लास 11 में, यू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, देन आई विल मेक द वीडियो फॉर क्लास 11, देन यू कैन वॉच, है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, आई विल डिस्कस इन डेप्थ। अब Q2 कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे Q2 कितना होने वाला है, वो होने वाला है सर 5, प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 into 10 to the power -9 हो गया मेरे बच्चों। और R स्क्वायर मतलब वैल्यू उसका है बच्चों यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में कैलकुलेशन पार्ट में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से, है ना। यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत, कर लोगे, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर विल बी 3 into 375 into 10 to the power -12। कितने वाली है, 10 to the power -12 न्यूटन। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर विल बी दिस वन। ठीक है ना। -9 +2 नहीं, -8 आएगा यहाँ पे, गलत है, -8 आएगा बेटा। कितना होने वाला है, 3 into 375 into 10 to the power -8 न्यूटन। ये आ गया आंसर मेरे बच्चों। अब ये जो आंसर अपने पास में आया है, ये क्या होगा बच्चों, ये अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बिकॉज द चार्जेस आर इज द अनलाइक चार्जेस। ठीक है ना, दे आर नॉट लाइक चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक कैसा है मेरे बच्चों, नेगेटिव है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था। ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो बेटा फिर आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ा है कैलकुलेशन को लेकर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया सर -9 +9 कैसे करेंगे, है ना। तो यू हैव टू इंप्रूव इट, है ना, क्योंकि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना। इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन वगैरह सिंपल प्रोसेस मैथमेटिक्स के आना चाहिए, है ना, अदरवाइज यू कांट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। आइए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं अपन। ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, आइए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, तो यदि आपने मेरा पहला वाला क्लास देखी होगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज ओवर हियर ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, है ना। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करने की बात आ गई है, दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर करने की बात आई है। डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो कंफ्यूज मत होना रे भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वही चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन में होता है, वो +1.6 होता है, ये वाला क्या होता है बच्चों, -1.6 होता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, है ना, दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन क्लास 11, है ना, आपने पढ़ाई होगा बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, 10 to the power -10 मीटर अपार्ट, मतलब कि डिस्टेंस गिवन है। हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बच्चों, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो गिवन क्वेश्चन, एज वेल एज वी हैव द वैल्यू ऑफ जी। ऑल द वैल्यूज they are, it is given over here. We have to what we have to sir, we have to find the relation between the electronic force, या we can say the electrostatic force as well as the gravitational force। तो आइए क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन उतार लिया होगा आप लोगों ने, है ना, मैं हट गया था ऑलरेडी। चलिए अब मेरे बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या होता है बच्चों, एफई का, अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है एफई, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट लिख दू, थोड़ा सा क्या लिख दू, कोई दिक्कत तो नहीं कि 1/4 पाई लिखूं, चलो अच्छे से कर देते हैं। 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना होगा मेरे बच्चों Q1 Q2 अपॉन कितना होगा बच्चों R स्क्वायर। ठीक है ना। वैसे भी अपन क्या लेने वाले हैं बेटा, वैसे भी अपन क्या लेने वाले हैं, वैसे भी अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। क्या लेंगे मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कैसा, एफ ई इज इक्वल टू के, ध्यान देना है Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिख सकता हूं क्या ई स्क्वायर, वैसे मैग्नीट्यूड लेने में दिक्कत ही नहीं है ना बेटा, और अपन लिख सकता हूं क्या आर स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या, बोलो जल्दी, लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा, अरे ई ये वाला इलेक्ट्रॉन का फोर्स ही तो है, अरे इलेक्ट्रॉन का फोर्स ही तो है कि नहीं बेटा। चलो आ गया होगा समझ में आई थिंक मेरे हिसाब से। अब ध्यान से देखना है, वैल्यू पुट करूंगा मैं, के का वैल्यू कितना था बेटा, बोलो जल्दी, 9 10 टू द पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी दी मेरे बच्चों, बताइए डिस्टेंस कितनी दी हुई है, अरे बोलो डिस्टेंस कितनी दी है बेटा दोनों के बीच की, जल्दी बताओ यार डिस्टेंस कितनी दी हुई है। फिर तुम बोलोगे सर आपने बताया नहीं कि डिस्टेंस कितनी की दी हुई है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस दी कितनी बेटा आपने जल्दी बताओ, क्वेश्चन में दी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े बेटा, जल्दी बताओ आगे बढ़े क्या, बढ़ जाते हैं। सिमिलरली वी हैव द वैल्यू ऑफ एफएम, कितनी होने वाली है बोलो जल्दी, फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ना। आप चाहे तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे आर ले लिया था इसलिए यहाँ डी ले लिया मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े क्या, बढ़ जाते हैं। अब जी का वैल्यू कितना होता है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ यहाँ पे m1 m2 क्या लिखते हैं बेटा, m1 m2 जगह लिख लो मेरे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, ये होता है आपका कितना दिया हुआ आपने 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, कितना दिया बेटा 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, दिख रहा सबको, विजिबिलिटी ठीक है बेटा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया बेटा, ये दिया हुआ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, लिख देता हूं मैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अपॉन, अगेन डिस्टेंस तो सेम ही है, 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को बेटा यहां से यहां तक, किसी को दिक्कत है क्या, समस्या परेशानी नहीं। इसको एक काम करो, इसको एफ जी लिख लो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा इसलिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे बोलो जल्दी, क्या करेंगे, अब रेशो निकालेंगे बेटा अपन, अरे निकाल ले क्या, तो निकाल लो, एफ ई अपॉन एफ जी का रेशो निकाल लो, आइए निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पे एफ ई अपॉन एफ जी, तो एफ ई कितना होने वाला है मेरे बच्चों, एफ ई लिखा हुआ आपके पास में 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और अपॉन में यह आया हुआ कितना बेटा अपने पास यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर, हाँ माइनस 20 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में कितना है मेरे बच्चों, अपॉन में आया हुआ बेटा अपने पास में ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, जल्दी बताइए। कोई मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, हाँ यार मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे एफ जी अपॉन एफ, कोई दिक्कत नहीं, कर ले, कोई तकलीफ समस्या कुछ नहीं होना उससे। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास किसका, मैंने शायद एफ जी का वैल्यू पहले लिख दिया है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ जी अपॉन एफ ई, ठीक है, मैंने यहाँ चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है बेटा। कोई समस्या किसी को परेशानी, कोई समस्या परेशानी है क्या, नहीं है, ठीक है ना। चलिए आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा एक एक स्टेप को, तो ठीक है ना। तो मेरे पास जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा है ना, जो रेशियो में निकाल रहे थे एफ जी अपॉन एफ ई अपॉन एफ जी का, है ना, आप चाहे तो यहाँ पे इसको पहले एफ ई ऊपर लिख लीजिएगा और एफ जी नीचे लिख लेना है, ऐसे कंफ्यूज मत हो रहा है, तो तुमको लगे सर ने गलत करा, ऐसा गलत नहीं करवाया है, मैंने एफ जी अपॉन एफ ई निकाल लिया है, ठीक है ना। और जब आप एफ ई अपॉन एफ जी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों कितना आने वाला है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39, कितना आएगा बेटा
2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। अब यदि आप यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब Fe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39, और ये कितना आएगा बच्चों, Fg। अब ये बात क्या प्रूफ कर रही है यहां पे, ये बात ये प्रूफ करेगी मेरे बच्चों कि जो Fe का वैल्यू है वो कितने टाइम्स ज्यादा है Fg से। अरे कितने, देखो कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा है, किससे, Fg से ज्यादा है वो। Fe का वैल्यू किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है Fg से, बोलिए। मतलब कि वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इमेजिन बाबा, इमेजिन कितना हो रहा है, इमेजिन करो कितना हो रहा है ये, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम ज्यादा किससे हो रहा है, वो Fe। किससे ज्यादा हो रहा है, Fg से ज्यादा हो रहा है। कौन हो रहा है, Fe। ठीक है ना। इसका मतलब एक बात और प्रूफ हो गई, क्या प्रूफ हो गई सर, कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो तो ज्यादा होता ही है, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है कि नहीं। तभी तो अपन लोग अपनी बॉडी मूव कर पा रहे हैं, नहीं बात समझ में आपको, ठीक है ना। तभी तो अपन लोग जो है अपन अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, अपन किसी चीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, मोशन कर पा रहे हैं, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इसमें बेटा आफ्टर दिस आंसर है ना, देखो यदि बेटा बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो गया ऑलरेडी, है ना। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों वेक्टर फॉर्म, किसका, कुलाम्स लॉ का, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने काफी सारी डिस्कस करी चीजें, कुलाम्स लॉ के बारे में आपको बताया, कुलाम्स सर के बारे में आपको बताया मैंने, ठीक है ना, उनकी सारी कंडीशन बताई। स्टिल दिस इज एक्चुअली वेरी एफर्ट फुल वीडियो, है ना। तो आई वांट द लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रॉम योर साइड बच्चों, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, आपको समझ में आया है। और वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि इफ यू आर वांट मोर न्यूमेरिकल और मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, देन यू कैन मैसेज मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल सेंड द मैसेज, आई मीन टू से द क्वेश्चंस पर्सनली, ठीक है ना। क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। आप यदि बोलेंगे तो इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को लेके, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेके आई विल मेक द सेपरेट वीडियो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। बट स्टिल यू वांट सम मोर क्वेश्चंस है ना टू सॉल्व इन योर ऑब्वियसली कॉपी, है ना, टू मेक सम नोट्स, देन यू कैन आस्क मी, देन आई विल सेंड इट बेटा, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज सुमित कुमार नामदेव साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज क्लास।